कहते हैं औरत के बिना घर नहीं होता, पर क्या हो जब उसी घर की दहलीज पर एक औरत ही दूसरी औरत के सपनों को रौंद दे। जहां एक और मधुलिका नई जिंदगी के सपने लिए इस घर की दहलीज पर कदम रख रही थी, वहीं दूसरी ओर उसकी उम्मीदों को कुचलने के लिए कोई औरत ही खड़ी थी, वो भी उसकी अपनी सास देवकी जी। औरत का दर्द औरत नहीं समझती, फिर गैरों से क्या उम्मीद रखी जाए। ये क्या उठा लाए हो तुम लोग? अरे इसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अगर इसके पिता की हिम्मत नहीं थी तो खुलकर कहता कि हमारी औकात नहीं है कुछ देने की। अब इन ठीकरों का मैं क्या करूं? जोर जोर से देवकी जी की ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर क्यों ना सबको सुनाई दे। अब पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसर चुकी थी। जो लोग सोए हुए थे वे लोग भी जाग चुके थे। इस खामोशी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि अभी कल तक इस घर में ढोल ढमाके बज रहे थे। अरे कल तक भी छोड़ो, अभी आधे घंटे पहले तक भी तो ढोल धमाके जोरों शोरों से बज रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, जबकि बाकी के रिश्तेदार उन्नींद से अपनी अपनी रजाइयों में घुसे पड़े थे। जैसे ही पता चला कि नई दुल्हन आने वाली है तो नई दुल्हन का गृह प्रवेश देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें तक इकट्ठा थीं। कल ही तो इकलौते बेटे सौरभ की शादी हुई थी, गांव की शादी थी। लड़की मधुलिका शहर से थी, इसलिए औरतें बारात में नहीं गई थीं। इसलिए सबको दुल्हन को देखने की उत्सुकता भी बहुत थी। जैसे ही दूल्हा दुल्हन की कार आकर रुकी, दुल्हन का स्वागत भी बड़ी जोरों शोरों से हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच उसे घर में प्रवेश कराया गया। अभी लाकर उसे पूजा घर में बिठाया ही गया था कि पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए। जैसे ही ये खबर देवकी जी को मिली, वो दुल्हन को वहीं छोड़कर बाहर आ गई। आखिर इकलौते बेटे की शादी थी तो दहेज की कामना तो वो भी रख रही थी। फिर ऊपर से बेटा भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा और इंजीनियर था, शहर में रहता था। शादी के बाद दुल्हन को भी तो शहर ही जाना था। आखिर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दहेज अच्छा ही मिलेगा। जब सौरभ के लिए लड़की देखने दिखाने की बातें चली, तब भी सौरभ के पापा निरंजन जी को साफ कह दिया था कि उन्हें दहेज अच्छा चाहिए। वो जहाँ भी जाते देवकी जी उन्हें समझाकर ही भेजती थीं कि पहले लेन देन की बात कर लेना। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही है जो कि इंजीनियर है। आखिर जगह जगह लड़की देखी थी उन्होंने अपने बेटे के लिए, पर उनके बेटे को तो शहर में रहने वाली मधुलिका पसंद आई थी। दरअसल मधुलिका उसी के ऑफिस में काम करती थी, पर मधुलिका के परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अच्छा खासा दहेज दे सकें। उसने इस बारे में अपने पापा निरंजन जी से बात की। पहले तो निरंजन जी को भी लगा कि देवकी जी नहीं मानेंगी, पर सौरभ ने जब मधुलिका से मिलने के लिए कहा, तब निरंजन जी उससे मिलने सौरभ के ऑफिस ही आ गए। मधुलिका की सादगी को देखकर उन्हें वो पसंद आ गई। घर आकर जब उन्होंने मधुलिका के बारे में देवकी जी को बताया तो पहले तो वो माने ही नहीं, पर जब उन्होंने बताया कि लड़की तो बड़े शहर में रहती है तो वो फिर राजी हो गई। उन्होंने तो ये तक नहीं पूछा कि वो दहेज दे सकते हैं या नहीं। आखिर गांव में कई लोगों के मन में ये बात भी तो रहती है कि शहर में रहने वाले लोग तो अमीर होते हैं। बस यही सोचकर उन्होंने हाँ कर दी। शादी से पहले वो मधुलिका से सिर्फ एक बार ही मिली थी। मिली क्या थी, बस दूर से ही देखा था, वो भी ऑफिस के बाहर निकलते हुए। निरंजन जी के साथ वो शहर में किसी काम से गई थी। तब निरंजन जी ने शाम के समय घर आने से पहले सौरभ के ऑफिस के बाहर लाकर उनको खड़ा कर दिया और कहा, तुम भी बहू को दूर से ही देख लो, बाद में शिकायत मत करना कि तुमने बहू को देखा नहीं था। पर रही बात मिलने की तो शादी के बाद ही मिल लेना। तब पहली बार मधुलिका को उन्होंने देखा था और उन्हें भी वो पसंद आ गई थी। बस तब से अपने बेटे की शादी के सपने संजोए बैठी थी। शायद शादी से ज़्यादा शादी में आने वाले दहेज के सपने। खैर, जैसे ही वो बाहर आईं तो दहेज के नाम पर उतरते हुए सामान को देखकर हैरान रह गईं। दहेज के नाम पर दुल्हन के कपड़े लत्ते, उसका ज़रूरी सामान, घर के लोगों के लिए तोहफे, साड़ियाँ, शगुन और कुछ बर्तन और कलश। उन्होंने उसी समय अपने पति निरंजन जी से पूछा, अरे सुनो जी, बाकी का सामान कितनी देर में आएगा? निरंजन जी उन्हें समझाते हुए कहा, अरे अब कोई सामान नहीं आने वाला, हमारी बहू ही हमारा दहेज है।
अब जो है सब यही है, इसे ही अपने सिर माथे पर लगाओ। अगले ने अपनी बेटी दे दी, अब और क्या चाहिए। उनकी बात सुनकर देवकी जी गुस्से से भर गईं। उसके बाद तो जो उनके मुंह में आ रहा था उन्होंने वो बोलना शुरू कर दिया। इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि इतने रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। अरे नई दुल्हन क्या सोचेगी। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि मुझे मेरे बेटे की शादी में अच्छा खासा दहेज चाहिए, पर फिर भी आप लोगों ने मुझे धोखे में रखा। अरे एक बार बताते तो सही कि उन लोगों की औकात नहीं है दहेज देने की। मैं उनके घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ती। उनकी बात सुनकर निरंजन जी ने समझाते हुए बोले, अरे चुप कर भाग्यवान, कम से कम मौका तो देख कि तू कहाँ बोल रही है, क्यों बेवजह तमाशा कर रही है। मैं तमाशा कर रही हूँ? अरे तमाशा तो तुम्हारे समधी ने किया है हमारे साथ। ये ठीकरे देकर भेज दिया अपनी बेटी को। उठाओ इन्हें और वापस पटक कर आओ उनके घर पर, साथ में ले जाओ उनकी प्यारी बेटी भी। नहीं चाहिए मुझे ये इस घर में। अरे शहर में रहने वाले मेरे इंजीनियर बेटे के लिए एक से एक रिश्ते बैठे हुए हैं, जो आज बोलूं तो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। ये बातें अंदर बैठी मधुलिका के कानों तक भी पहुंच रही थी, पर क्योंकि ससुर जी सासू माँ को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाई। तभी अचानक सौरभ की आवाज़ आई, बस करो माँ, आपने मुझे क्या बेचने के लिए पैदा किया था, जो अच्छे खासे माहौल को खराब कर दिया। वाह बेटा, इसी दिन को देखने के लिए तो तुझे मैंने पैदा किया था। शादी क्या हुई, इतनी बड़ी बातें बोलने लग गया। तुझे पढ़ा लिखा कर इतना लायक बनाया है मैंने, क्या उसकी कीमत भी न वसूलूं मैं। देवकी जी ने कहा, तो उस हिसाब से तो तुम भी दहेज दो माँ, क्योंकि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो तुम्हारी बहू भी इंजीनियर है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं जितना कमाता हूँ उतना वो भी कमाती है, उस हिसाब से तो उसकी कीमत भी मेरे बराबर ही है। सौरभ समझाते हुए बोला, पर देवकी जी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, जो रिवाज होने थे वो हो गए, बहू घर आ चुकी है, मेरी बात मान। तू आज ही बहू को लेकर शहर रवाना हो जा। अभी इसके सिर पर दहेज का भूत सवार है, ये अभी किसी की नहीं सुनने वाली। अचानक निरंजन जी ने कहा। उनकी बात सुनकर भी देवकी जी पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो अभी भी चिल्लाए जा रही थीं। रिश्तेदारों में से भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको चुप कर सकें। ये देखकर आखिर 2 घंटे बाद सौरभ मधुलिका को लेकर पहले अपने कुलदेवी के मंदिर में गया और वहाँ से सीधा शहर रवाना हो गया। इस बात को भी काफ़ी वक्त हो गया, पर देवकी जी में कोई बदलाव नहीं आया। बेटा बहू आते जाते हैं, निरंजन जी से अच्छे से बात करते हैं, पर देवकी जी बेटे से तो बात कर लेती हैं, लेकिन बहू से नहीं। पहले पहले मधुलिका को बुरा लगता था, लेकिन अब उसने ध्यान देना छोड़ दिया। समय बीतता गया, जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। मधुलिका ने ससुर जी के स्नेह और पति के प्रेम में अपनी दुनिया बसा ली, पर दिल के किसी कोने में उस दिन की चुभन आज भी बाकी थी। कभी कभी सोचती, जिसे मैंने माँ समझा वो ही सबसे बड़ी कसौटी बन गई। शायद सही ही कहते हैं, जब औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ते भी मर जाते हैं।